Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसेजिंग क्यूज़ के बारे में कि ये मैसेजिंग क्यूज़ काम कैसे करते हैं, कहाँ पे हमें इनका यूज़ होता है, और हम देखेंगे कुछ फेमस मैसेजिंग क्यूज़ के बारे में जिसमें हम देखेंगे काफका को, RabbitMQ को. तो स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी जस्ट मिनिमाइज माई स्क्रीन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. और आप सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़िए कि अ मैसेज क्यू is a communication mechanism that enables different parts of a system, maybe services, to send and receive messages asynchronously. तो इसे अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट्स से हमने कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया अमेज़ॉन जैसा. तो उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज होंगी, राइट. एक हमारे पास ये ऑर्डर सर्विस हो सकती है, हमारे पास ये पेमेंट सर्विस हो सकती है, इन्वेंट्री सर्विस, यूज़र सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस. तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हो सकती है. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये डिफरेंट सर्विसेज हमारे सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट. इन सिंपल वर्ड्स हम इन सर्विसेज को सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स कंसिडर कर सकते हैं, राइट. और यहाँ पे हर सर्विस का अपना एक अलग टास्क होगा. हर सर्विस कुछ अपना अलग टास्क परफॉर्म कर रही होगी. जैसे ऑर्डर सर्विस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग ऑल दी ऑर्डर्स, पेमेंट सर्विस पेमेंट्स को प्रोसेस करेगी. तो ऐसे हर सर्विस के अपने इंडिविजुअल कुछ टास्क होंगे. अब ये मैसेजिंग क्यू क्या है? इट्स अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो डिफरेंट पार्ट्स को, सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है. और फिर ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाने के बाद ये डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट सर्विसेज आपस में एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकती है. ये ऑर्डर सर्विस पेमेंट सर्विस को मैसेज सेंड कर सकती है, पेमेंट सर्विस ऑर्डर सर्विस को मैसेज सेंड कर सकती है. तो हम कह सकते हैं कि मैसेजिंग क्यू इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड कैन सेंड मैसेजेस टू ईच अदर एसिंक्रोनसली. तो अब यहाँ पे जो सारा खेल है वो इस एसिंक्रोनस वर्ड का ही है. यदि आपने इस एसिंक्रोनस वर्ड को समझ लिया कि ये एसिंक्रोनस वर्ड क्या है, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि मैसेजिंग क्यूज़ को आपको कहाँ यूज़ करना है. तो होता क्या है कि हमारी जो माइक्रो सर्विसेज होती हैं वो आपस में दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है. लेट्स से ये हमारी ऑर्डर सर्विस, ये पेमेंट सर्विस, ये दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है. फर्स्ट होता है सिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन, और सेकेंड वे होता है एसिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन. अब जो ये सिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये होता है रेस्ट APIs के थ्रू, gRPC के थ्रू, इन सिंपल वर्ड्स नेटवर्क कॉल्स के थ्रू. और जो हमारा ये एसिंक कम्युनिकेशन होता है, ये होता है मैसेजिंग क्यूज़ के थ्रू. ये क्या होता है? ये मैसेजिंग क्यूज़ के थ्रू पॉसिबल है. तो अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जब माइक्रो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन ये सिंक्रोनस वे में पॉसिबल हो जा रहा था, तो हमें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की नीड क्यों पड़ी. तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. और जैसे ही फिर आपको वो एग्जांपल समझ आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की नीड क्यों है. एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें मैसेजिंग क्यूज़ को कहाँ पे यूज़ करना है. तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट्स से सेम एग्जांपल हम लेते हैं. हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया. तो उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हमारे पास ये ऑर्डर सर्विस हो सकती है, हमारे पास इन्वेंट्री सर्विस हो सकती है, पेमेंट सर्विस हो सकती है, नोटिफिकेशन सर्विस होती है. अब ये ऑर्डर सर्विस का काम क्या है कि ये यूज़र्स के ऑर्डर को प्रोसेस करेगी, यूज़र्स के ऑर्डर्स को प्लेस करेगी. इन्वेंट्री सर्विस का काम क्या है कि ये करंट स्टॉक्स को मैनेज करती है. पेमेंट सर्विस यूज़र्स की पेमेंट को प्रोसेस करती है. नोटिफिकेशन सर्विस यूज़र को नोटिफाई करती है कि उसका ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं, उसका ऑर्डर कहाँ पर है. तो ये सारे इन्फॉर्मेशन ये नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है. तो अब लेट्स से कि हमारे एप्लीकेशन में कंटिन्यू यूज़र्स आते हैं. लेट्स से बिग बिलियन डेज़ में या किसी अच्छी सेल में हमारे पास कंटिन्यू यूज़र्स आते हैं हमारे अमेज़ॉन एप्लीकेशन में. तो अब यहाँ पे ये ऑर्डर सर्विस को लेट्स से हर सेकेंड में 10 के नए ऑर्डर्स आते हैं. तो हर सेकेंड में ऑर्डर सर्विस के पास क्या हो रहा है, 10 के नए ऑर्डर्स आते हैं.
तो हर ऑर्डर के लिए अब हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि ये ऑर्डर सर्विस जाएगी इन्वेंट्री सर्विस के पास, और फिर यहाँ पे वो इन्वेंट्री सर्विस के पास जाएगी और जो करंट स्टॉक है उसको रिड्यूस करेगी, राइट। लेट्स से हमने पीनट बटर ऑर्डर किया, अब पीनट बटर का जो करंट स्टॉक था वो था 5, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इन्वेंट्री सर्विस क्या करेगी, इस स्टॉक काउंट को रिड्यूस करेगी। तो हमने 5 से 4 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम का क्या होगा कि ये ऑर्डर सर्विस फिर ये पेमेंट सर्विस के पास जाएगी और ये पेमेंट सर्विस पेमेंट को प्रोसेस करेगी, यूज़र की पेमेंट को इनिशिएट करेगी, उसे प्रोसेस करेगी। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर ये ऑर्डर सर्विस इस नोटिफिकेशन सर्विस को बोलेगी कि यूज़र को नोटिफिकेशन सेंड कर दो कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। तो इस ऑर्डर में हमारे ये टास्क कंप्लीट होंगे। तो अब यहाँ पे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होगा कि ये ऑर्डर सर्विस सबसे पहले ऑर्डर के लिए जाएगी इन्वेंट्री सर्विस के पास, जैसे ये ऑर्डर प्लेस करेगी फिर ये जाएगी इन्वेंट्री सर्विस के पास और यहाँ पे वो स्टॉक को रिड्यूस करेगी, राइट। ये हमने देखा कि स्टॉक को 5 से 4 करेगी, ये हमारा है पहला स्टेप। उसके बाद ये जैसे ही इन्वेंट्री सर्विस बोलेगी कि ठीक है स्टॉक अपडेट हो गया, करंट स्टॉक को हमने रिड्यूस कर दिया, फिर ये ऑर्डर सर्विस नेक्स्ट टास्क के लिए पेमेंट सर्विस के पास जाएगी। जैसे ही पेमेंट इनिशिएट होगी, पेमेंट प्रोसेस होगी, अब ये पेमेंट फेल भी हो सकती है, सक्सेसफुल भी हो सकती है, तो उसके लिए ये पेमेंट सर्विस मैसेज भेजेगी इस ऑर्डर सर्विस को। फिर ये ऑर्डर सर्विस पेमेंट के हिसाब से, पेमेंट यदि सक्सेसफुल होती है या फेल होती है तो उसके हिसाब से ये नोटिफिकेशन भेजेगी यूज़र को। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल करेगी और फिर ये नोटिफिकेशन सर्विस इसे यहाँ पे रिस्पॉन्स देगी। तो यहाँ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यदि इस ऑर्डर सर्विस को, इस पेमेंट सर्विस को कुछ भी मैसेज भेजना है तो सबसे पहले तो इस पेमेंट सर्विस का अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसका अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि दूसरी प्रॉब्लम क्या है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कि यदि ये पेमेंट सर्विस पेमेंट को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगा रही है, पेमेंट को इनिशिएट करने में या पेमेंट को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगा रही है, तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स के लिए वेट करना होगा, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में डिले होगा, यहाँ रिस्पॉन्स में हमें डिले होगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो हमारे कंज्यूमर है जिसे हमें मैसेज भेजना है उसे अवेलेबल होना पड़ेगा, उसका अवेलेबल होना मस्ट है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में डिले हो रहा है, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में डिले हो रहा है। अब जो तीसरी प्रॉब्लम हमारी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आ सकती है वो ये है कि लेट से यहाँ पे हमने ऑर्डर सर्विस से पेमेंट सर्विस को कुछ मैसेज भेजा, पेमेंट सर्विस को मैसेज तो गया लेकिन ये पेमेंट सर्विस तुरंत क्रैश कर गई। तो अब यहाँ पे जो डेटा हमने भेजा था, जो डेटा इस ऑर्डर सर्विस ने भेजा था, वो डेटा यहाँ पे लॉस हो गया। सो हियर थर्ड प्रॉब्लम इज डेटा लॉस्ट। तो ये कुछ प्रॉब्लम आती है हमारे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में। अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, इसे हम समझते हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में, एक ये अवेलेबिलिटी की, एक रिस्पॉन्स डिले और यहाँ पे डेटा लॉस। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आ रही थी। तो अब हम देखते हैं कि ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमारी इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करता है। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे इवेंट्स को या मैसेजेस को एक मैसेज क्यू में भेज देते हैं, हम एक मैसेज क्यू में भेज देते हैं। लेट्स से सेम एग्जांपल हम लेते हैं कि इस ऑर्डर सर्विस को, पेमेंट सर्विस को कुछ मैसेज भेजना है। तो अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे कि ये ऑर्डर सर्विस सिंपली इस मैसेज को, जो भी मैसेज उसे पेमेंट सर्विस को भेजना है, वो उस मैसेज को इस मैसेजिंग क्यू में भेज देगी, इस मैसेजिंग क्यू में भेज देगी। और उसके बाद फिर ये पेमेंट सर्विस इस मैसेजिंग क्यू से उस मैसेज को कंज्यूम कर लेगी या रिट्रीव कर लेगी। तो अब हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज़ करने से हमने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। ये अवेलेबिलिटी, रिस्पॉन्स डिले, डेटा लॉस्ट, ये प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया। तो जो हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है वो रियल टाइम में होता है और वहाँ पे सारे कंपोनेंट्स का अवेलेबल होना मस्ट है, एग्जिस्ट करना मस्ट है।
तो अब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था कि यदि ऑर्डर सर्विस को, पेमेंट सर्विस को कुछ मैसेज भेजना है तो पेमेंट सर्विस का अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पेमेंट सर्विस अवेलेबल है या नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं। यदि उसके लिए कुछ मैसेज है तो ये ऑर्डर सर्विस सिंपली उस मैसेज को इस मैसेज क्यू में डाल देगी, उसका काम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी वाली प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हमारा कंज्यूमर है या जिसे हमें मैसेज भेजना है वो अवेलेबल है या नहीं। ऑर्डर सर्विस का काम क्या था कि उसे पेमेंट सर्विस को मैसेज भेजना है, तो उसने सिंपली क्या किया, इस मैसेज को मैसेजिंग क्यू में डाल दिया। अब आगे ये मैसेजिंग क्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे उस मैसेज को पेमेंट सर्विस को भेजती है। तो यहाँ पे हमने ये अवेलेबिलिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में, वो थी रिस्पॉन्स डिले। क्या हो रहा था कि यदि ये पेमेंट सर्विस पेमेंट को प्रोसेस करने में टाइम लगा रही थी तो इस केस में ऑर्डर सर्विस को वेट करना पड़ रहा था। यहाँ पे रिस्पॉन्स में डिले आने की वजह से इस ऑर्डर सर्विस को वेट करना पड़ रहा था और उस वेट की वजह से वो बाकी के काम कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, बाकी के टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम ब्लॉकिंग नेचर देखते हैं। मतलब जो हमारा ये सेंडर है जिसने रिक्वेस्ट की थी, इसने बोला था पेमेंट सर्विस को कि यूज़र की पेमेंट को प्रोसेस करो, यूज़र की पेमेंट को इनिशिएट करो। तो यहाँ पे ये हमारी ऑर्डर सर्विस क्या है, सेंडर है। तो ये सेंडर तब तक के लिए ब्लॉक हो जाएगा जब तक उसे पेमेंट सर्विस से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो यदि ये पेमेंट सर्विस रिस्पॉन्स भेजने में डिले करती है तो ये ऑर्डर सर्विस ब्लॉक हो जाएगी। अब ब्लॉक होने का क्या मतलब है कि ये बाकी के टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बाकी के टास्क परफॉर्म करने से वो ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि रिस्पॉन्स डिले होता है तो हमारी ऑर्डर सर्विस ब्लॉक हो जाएगी और वो बाकी के टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी हमारी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में। लेकिन अब यहाँ पे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये ऑर्डर सर्विस को मैसेज भेजना है पेमेंट सर्विस को कि देखो एक यूज़र आया है, उसकी पेमेंट को तुम्हें प्रोसेस करना है। तो ये ऑर्डर सर्विस क्या करेगी, वो सिंपली इस मैसेज को मैसेजिंग क्यू में डाल देगी और फिर वो बाकी के काम कंप्लीट करने लगेगी। फिर ये मैसेजिंग क्यू से मैसेज को पेमेंट सर्विस रिट्रीव कर लेगी और इस यूज़र की पेमेंट को प्रोसेस करेगी। तो यहाँ पे हमने ये दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया जो कि थी रिस्पॉन्स डिले। और इस रिस्पॉन्स डिले की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हमारी ऑर्डर सर्विस थी वो बाकी के टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर सर्विस ने सिंपली पेमेंट सर्विस के लिए जो मैसेज था उसे मैसेजिंग क्यू में डाल दिया और उसके बाद वो अपने बाकी के टास्क कंप्लीट करने लगी, जैसे नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल करना या किसी और सर्विस को कॉल करना। तो ये एक और प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया विच वाज रिस्पॉन्स डिले। तो ये प्रॉब्लम को भी हमने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन से सॉल्व कर दिया। अब जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम थी वो थी डेटा लॉस्ट। तो ये डेटा लॉस्ट में क्या हो रहा था कि जैसे यदि ऑर्डर सर्विस ने कुछ मैसेज भेजा पेमेंट सर्विस को और बीच में ही यदि ये पेमेंट सर्विस या ये ऑर्डर सर्विस क्रैश कर गई तो यहाँ पे हमारा डेटा लॉस्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जहाँ हमने मैसेजिंग क्यूज़ को यूज़ किया वहाँ पे डेटा लॉस्ट जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डेटा को या मैसेज को मैसेजिंग क्यू में स्टोर कर दिया, राइट। तो यदि ये हमारा प्रोड्यूसर या कंज्यूमर दोनों में से कोई एक फेल भी हो जाता है तो हमारा मैसेज यहाँ पे मैसेजिंग क्यू में स्टोर्ड है, तो यहाँ से हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये देखा हमने कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमारी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो अब आपको समझ आया होगा कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की हमें नीड क्यों है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैसेजिंग क्यूज़ को हमें कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये देखा हमने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की नीड, कि हमें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की नीड क्यों है, और हमने देखा वन ऑफ द यूज़ केस ऑफ मैसेजिंग क्यूज़। आगे हम मैसेजिंग क्यूज़ के और भी यूज़ केसेस देखेंगे, लेकिन ये हमने पहला यूज़ केस देखा मैसेजिंग क्यूज़ का जो था एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, कि इफ़ वी हैव टू इनेबल और इस्टेब्लिश एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इन आवर सिस्टम तो हम मैसेजिंग क्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये मैसेजिंग क्यूज़ एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट जो टेम्परेरली मैसेजेस को होल्ड करते हैं। जो मैसेज प्रोड्यूसर्स ने, इन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, जो मैसेजेस भेज रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर या पब्लिशर।
तो ये मैसेजिंग क्यूज़ क्या करते हैं, ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं और ये टेम्परली मैसेजेस को होल्ड करते हैं। जो मैसेजेस प्रोड्यूसर ने सेंड किए या पब्लिशर ने सेंड किए उन्हें ये होल्ड करते हैं और फिर ये उन मैसेजेस को कंज्यूमर्स को भेज देते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स या सब्सक्राइबर्स। तो जो मैसेज भेज रहा है उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर और जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर या सब्सक्राइबर। तो अब हम समझते हैं कोर कंपोनेंट्स, मैसेजिंग क्यूज़ के कुछ कोर कंपोनेंट्स को। तो उसमें सबसे पहला है हमारा प्रोड्यूसर। तो हमने जस्ट अभी देखा कि ये प्रोड्यूसर क्या करता है, ये मैसेजेस जनरेट करता है, ये मैसेज जनरेट करता है और फिर ये उस मैसेज को इस मैसेजिंग क्यू में भेज देता है। ये मैसेजिंग क्यू में उस मैसेज को भेज देता है। तो जो एंटिटी हमारी मैसेज को जनरेट करके क्यू में भेजती है उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद आते हैं हमारे कंज्यूमर या सब्सक्राइबर्स। तो जो एंटिटी मैसेजेस को रिसीव करती है, जो एंटिटी इन मैसेजेस को रिसीव करती है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। सो दीज कंज्यूमर्स पुल मैसेजेस फ्रॉम द क्यू एंड प्रोसेस देम। तो ये कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये क्यू में से मैसेज को रीड करते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी एंटिटी विच इज़ कंज्यूमर और सब्सक्राइबर, कंज्यूमर और सब्सक्राइबर। उसके बाद ये होता है हमारा क्यू। क्यू इज़ नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे हम मैसेजेस को स्टोर करते हैं। और ये मैसेजेस को हम कब तक स्टोर रखते हैं, जब तक इन मैसेजेस को ये कंज्यूमर कंज्यूम ना कर ले, तो हम तब तक इन मैसेजेस को इस क्यू में स्टोर रखते हैं। तो ये देखिए हमने तीसरी एंटिटी जो थी क्यूज़। तो ये देखा हमने क्यूज़ को। अब यहाँ पे होता है हमारा क्यू मैनेजर जिसे हम ब्रोकर बोलते हैं। तो ये कंप्लीट एंटिटी को हम क्यू मैनेजर या ब्रोकर बोलते हैं। तो ये ब्रोकर या क्यू मैनेजर क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर और सर्विस जो कि मैसेजिंग क्यूज़ को मैनेज करती है। ये मैसेजेस की डिलीवरी को हैंडल करती है और ये इंश्योर करती है कि जो भी मैसेजेस हमारे जा रहे हैं वो सही जगह जा रहे हैं या नहीं, सही कंज्यूमर के पास जा रहे हैं या नहीं। तो ये होती है हमारी एक और एंटिटी जिसे हम बोलते हैं ब्रोकर या क्यू मैनेजर। तो ये देखा हमने क्यू मैनेजर के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ये मैसेजेस। तो ये मैसेजेस क्या हैं, दीज मैसेजेस आर द यूनिट ऑफ डेटा जो हम क्यू के थ्रू इन कंज्यूमर्स को सेंड कर रहे हैं। तो ये मैसेजेस क्या हैं, ये यूनिट ऑफ डेटा है जो हम कंज्यूमर्स को सेंड कर रहे हैं इस क्यू के थ्रू। और अब इन मैसेजेस में हमारा एक पेलोड होता है जो कि एक्चुअल डेटा होगा जो हमें सेंड करना है कंज्यूमर्स को। तो इन मैसेजेस में हमारा पेलोड होगा और हमारा मेटा डेटा होगा। तो अब मेटा डेटा में क्या आ सकता है, हमारे हेडर्स आ सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स आ सकता है, टास्क की प्रायोरिटी आ सकती है या मैसेज की प्रायोरिटी आ सकती है। तो हमारे मैसेज में ये दो चीज़ें रहेंगी, एक होगा पेलोड विच इज़ एक्चुअल डेटा और एक होगा मेटा डेटा। तो ये देखा हमने कोर कंपोनेंट्स को, हमारे मैसेजिंग क्यू के कोर कंपोनेंट्स को। अब हम देखते हैं कि ये मैसेजिंग क्यूज़ काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये प्रोड्यूसर मैसेजेस को क्रिएट करता है, मैसेजेस को वो जनरेट करता है। तो इसे बोलते हैं हम मैसेज क्रिएशन स्टेट। तो सबसे पहले ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, ये मैसेजेस को जनरेट करेगा जिसे हम बोलते हैं मैसेज क्रिएशन। उसके बाद ये प्रोड्यूसर इन मैसेजेस को यहाँ भेज देगा इस क्यू में। ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन मैसेजेस को भेज देगा इस क्यू में और इसे हम बोलते हैं मैसेज इन क्यू। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये मैसेज को हम इस क्यू में स्टोर करेंगे तो ये ब्रोकर प्रोड्यूसर को या पब्लिशर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ये ब्रोकर क्या करेगा, ये पब्लिशर को या प्रोड्यूसर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि देखो हमने तुम्हारा मैसेज सक्सेसफुली स्टोर कर लिया है। तो वो ऐसी एक्नॉलेजमेंट इस प्रोड्यूसर को सेंड करेगा। उसके बाद हमारे ये हमारा मैसेज क्यू तक तो आ गया, क्यू में हमने इसको स्टोर कर दिया। अब ये मैसेज हम क्यू में परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं, टेम्पररी भी स्टोर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी तक हमने क्या किया, प्रोड्यूसर ने सिंपली मैसेज को जनरेट किया, मैसेज क्रिएट किया, फिर ये मैसेज को यहाँ क्यू में स्टोर किया और जैसे ही वो मैसेज क्यू में स्टोर हुआ ब्रोकर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड की
कि तुम्हारा मैसेज सक्सेसफुली क्यू में स्टोर हो गया है। उसके बाद अब ये कंज्यूमर यहाँ से क्यू से इस मैसेज को रिट्रीव कर लेगा या कंज्यूम कर लेगा, ये इस मैसेज को रिट्रीव कर लेगा या कंज्यूम कर लेगा। और फिर ये कंज्यूमर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा इस ब्रोकर को कि आई हैव सक्सेसफुली कंज्यूम्ड द मैसेज, या वो बोलेगा कि आई हैव सक्सेसफुली प्रोसेस्ड द मैसेज, जिसका क्या मतलब होगा कि कंज्यूमर को सक्सेसफुली वो मैसेज मिल गया है। तो ये कंज्यूमर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा इस ब्रोकर को। जैसे ही इस कंज्यूमर को मैसेज मिल जाएगा तो ये ब्रोकर इस क्यू में से इस मैसेज को डिलीट कर सकता है। तो ये ब्रोकर इस मैसेज को क्यू में से डिलीट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, इस मैसेज को क्यू में से डिलीट कर देगा। तो ये देखा हमने वर्किंग कि कैसे मैसेजिंग क्यूज़ काम करते हैं। और अब हम देखते हैं मैसेजिंग क्यूज़ के कुछ टाइप्स को, कि ये मैसेजिंग क्यूज़ कितने टाइप के होते हैं और हर मैसेजिंग क्यूज़ का क्या काम है। तो हमारे पास 4 टाइप के मैसेजिंग क्यूज़ हैं, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के मैसेजिंग क्यूज़ हैं। और चारों के 4 डिफरेंट मैसेजिंग क्यूज़ में जो हमारी मैसेजिंग होती है सबका तरीका अलग अलग है। मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो मैसेजेस सेंड और रिसीव होंगे वो सब अलग अलग तरीके से होते हैं। हर मैसेजिंग क्यू का अपना एक डिफरेंट पर्पस है और वो एक डिफरेंट मॉडल पे काम करता है। जैसे हमारा ये पॉइंट टू पॉइंट क्यू है, जो हमारा ये पहला क्यू है, पहला मैसेजिंग क्यू है, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल पे काम करता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल पे काम करता है। जो हमारा ये पब्लिशर सब्सक्राइबर क्यू है, ये पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल पे काम करता है। तो ऐसे हमारे जो डिफरेंट मैसेजिंग क्यूज़ हैं वो डिफरेंट मॉडल्स पे काम करते हैं, उनके डिफरेंट पर्पस हैं और हर मैसेजिंग क्यू में टाइप ऑफ मैसेजिंग इज़ डिफरेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट टू पॉइंट क्यू से, जिसमें हमारा आता है रैबिट MQ। अब आपने ये दोनों क्यूज़ या मैसेजिंग क्यूज़ को काफ़ी सुना होगा, रैबिट MQ और काफका को। तो सबसे पहले समझते हैं हम इस पॉइंट टू पॉइंट क्यू को, जिसमें आता है हमारा रैबिट MQ। तो पॉइंट टू पॉइंट क्यू क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल पे काम करता है, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल पे काम करता है। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल और पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल में भी लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वो इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल और पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल को एक समझ लेते हैं, बट दे आर नॉट सेम, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम इसे भी देखेंगे कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल और पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल में डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट क्यू है, ये सबसे पहली चीज़ कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल पे काम करता है। अब ये हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल क्या बोलता है कि हमारे पास एक प्रोड्यूसर होगा, जैसे इस केस में हमारे पास एक प्रोड्यूसर ऑर्डर सर्विस, और हमारे पास केवल एक ही कंज्यूमर होगा, जैसे इस केस में हमारे पास है कंज्यूमर पेमेंट। तो हमारे पास केवल एक प्रोड्यूसर होगा और केवल एक ही कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेमेंट के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, लेकिन कंज्यूमर केवल एक ही है, और वो है पेमेंट। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल क्या बोलता है कि हमारे पास एक सिंगल प्रोड्यूसर होगा और सिंगल कंज्यूमर होगा, और उस कंज्यूमर के हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो ये देखा हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल को। अब पॉइंट टू पॉइंट क्यू हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल पे बेस्ड है। तो जब भी हमारे पास ऐसा यूज़ केस आता है जहाँ पे हमें एक प्रोड्यूसर से एक कंज्यूमर को मैसेज भेजना हो, तो हम इस पॉइंट टू पॉइंट क्यू का यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्यू में क्या होता है, मैसेजेस आर सेंट फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू वन कंज्यूमर। अब इस केस में हमारा कंज्यूमर क्या है, इस केस में हमारा कंज्यूमर है ये पेमेंट सर्विस। यस, हमारे पास पेमेंट सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारा कंज्यूमर केवल एक ही है और वो है पेमेंट सर्विस। और यहाँ पे जो पेमेंट सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं हमारे पास, उसे हम बोलते हैं कंपीटिंग कंज्यूमर्स, मतलब एक ही कंज्यूमर के मल्टीपल इंस्टेंसेस। तो ये देखा हमने पॉइंट टू पॉइंट क्यू। तो इस पॉइंट टू पॉइंट क्यू को हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब भी हमें कोई ऐसा यूज़ केस आता है जहाँ हमें एक सिंगल प्रोड्यूसर से सिंगल कंज्यूमर को मैसेज भेजना है, वहाँ हम इस पॉइंट टू पॉइंट क्यू का यूज़ करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट क्यू में वी सेंट मैसेज फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू वन कंज्यूमर। तो ये ऑर्डर सर्विस
ये ऑर्डर सर्विस सिंपली क्या करेगी, ये मैसेज को जनरेट करेगी, मैसेज क्रिएट करेगी और फिर ये इस मैसेज को स्टोर कर देगी इस क्यू में। और उसके बाद ये पेमेंट सर्विस का कोई भी इंस्टेंस, या हम कह सकते हैं कि ये पेमेंट कंज्यूमर इस मैसेज को कंज्यूम कर लेगी और जैसे ही ये पेमेंट सर्विस मैसेज को कंज्यूम करेगी, ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी यहाँ पे बैठे इस ब्रोकर को। ये पेमेंट सर्विस या हमारे कंज्यूमर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे यहाँ पे बैठे इस ब्रोकर को कि वी हैव सक्सेसफुली प्रोसेस्ड द मैसेज, या ये बोलेगा कि वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द मैसेज। और उसके बाद ये ब्रोकर, जैसे ही ये ब्रोकर को एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, वो इस मैसेज को क्यू में से डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मैसेज लाइफ साइकिल इज़ वेरी स्मॉल, मैसेज विल बी रिमूव्ड वंस इट इज़ कंज्यूम्ड। तो ये देखा हमने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट क्यू को। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट टू पॉइंट क्यू के यूज़ केसेस क्या हैं और कहाँ पे हमें इसे यूज़ करना है। तो हमने देखा कि यदि हमें एक सिंगल प्रोड्यूसर से सिंगल कंज्यूमर को मैसेज भेजना है तो वहाँ पे हम इस पॉइंट टू पॉइंट क्यू को यूज़ करेंगे। और उसके बाद यदि हमारे सिस्टम में हमें स्केलिंग को मैनेज करना है, हमें वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्कलोड को हमें यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है, या हमें रेट लिमिटिंग जैसा कुछ इम्प्लीमेंट करना है, यदि हमें रेट लिमिटिंग जैसा कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो इन सब में हम पॉइंट टू पॉइंट क्यू को यूज़ करेंगे। यदि हमें स्केलिंग करना है, स्केलिंग को मैनेज करना है, वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है या रेट लिमिटिंग जैसा कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे हम इस मैसेजिंग क्यू, पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग क्यू को यूज़ करेंगे। तो अब एक एक करके समझते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट क्यू ये तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है स्केलिंग। लेट्स से कि बिग बिलियन डेज़ में हमारे सिस्टम में, हमारे एप्लीकेशन में, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में थाउजेंड्स ऑफ यूज़र आते हैं और वो कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, दे बाय समथिंग, दे परचेज समथिंग। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू पेमेंट सर्विस इन्वोक होगी, राइट। हर पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए, हर ऑर्डर की पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए पेमेंट सर्विस इन्वोक होगी, राइट। तो यहाँ पे जो पेमेंट सर्विस है उस पर पड़ने वाला लोड बढ़ जाएगा, राइट। यहाँ पे पेमेंट सर्विस पे काफ़ी लोड आएगा, काफ़ी ट्रैफिक आएगा, तो ये पेमेंट सर्विस यहाँ पे हमारी क्रैश कर सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक बीच में ये मैसेजिंग क्यू लगा देंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि लेट्स से यदि हमारे ऑर्डर सर्विस के पास हर सेकेंड में 10,000 न्यू ऑर्डर्स आते हैं, यदि 10,000 न्यू ऑर्डर्स हर सेकेंड में आते हैं, तो उन ऑर्डर्स की पेमेंट के लिए ये ऑर्डर सर्विस पेमेंट सर्विस को इन्वोक करेगी, राइट। तो अब यहाँ पे पेमेंट सर्विस पे भी बहुत सारा लोड आएगा, उस पर भी कंटिन्यू 10,000 रिक्वेस्ट आएंगी, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे काफ़ी लोड आएगा, काफ़ी ट्रैफिक आएगा। तो अब इस केस में हमारी ये पेमेंट सर्विस जो है वो क्रैश कर सकती है, राइट। उसकी कैपेसिटी लेट से थी एक सेकेंड में 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, इस पेमेंट सर्विस की कैपेसिटी थी केवल 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, लेकिन यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 10,000। तो यहाँ पे हमारी पेमेंट सर्विस क्रैश कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम बीच में ये मैसेजिंग क्यू को लगा देंगे, हम यहाँ पे बीच में मैसेजिंग क्यू को लगा देंगे। और फिर ये मैसेजिंग क्यू को हमने लगा दिया, तो ये जो ऑर्डर सर्विस में ये जो 10,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो 10,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं एक ही सेकेंड में, वो इस पेमेंट सर्विस को डायरेक्ट हिट नहीं करेंगी, ये सारी रिक्वेस्ट, ये सारी 10,000 रिक्वेस्ट हमारे इस क्यू में स्टोर हो जाएंगी, और फिर पेमेंट सर्विस अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ये पेमेंट सर्विस अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। लेट्स से कि पेमेंट सर्विस की कैपेसिटी है केवल 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना एक सेकेंड में, तो वो इस क्यू में से 100 रिक्वेस्ट को लेगा और पेमेंट्स को प्रोसेस कर देगा। अब लेट्स से कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई, जैसे हमने देखा यहाँ पे 10,000 रिक्वेस्ट आई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोड बढ़ गया, एक साथ काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही, और यदि ये पेमेंट सर्विस केवल 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं, हम इस पेमेंट सर्विस को हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पेमेंट सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस लगा दिए। तो ये देखा हमने वन ऑफ द यूज़ केस इस पॉइंट टू पॉइंट क्यू का,
कि हम डायरेक्ट पेमेंट सर्विस को हिट नहीं कर रहे हैं, बीच में हमने मैसेजिंग क्यू लगा दिया, तो अब जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो पहले मैसेजिंग क्यू में आएंगी और फिर ये पेमेंट सर्विस अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस मैसेजिंग क्यू में से रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेगा। तो ये देखा हमने वन ऑफ द यूज़ केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट क्यू विच वॉज स्केलिंग, जहाँ हमें स्केलिंग की नीड हो। ये और दूसरा भी हमारा वही है कि वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये जो पेमेंट सर्विस का इंस्टेंस था, ये पेमेंट 1, ये केवल 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पा रहा था। हमारे पास आ रही थी टोटल 10,000, तो यहाँ पे हम काफ़ी स्लो हो जाते, इसलिए हमने क्या किया, वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमने पेमेंट सर्विस को हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया और मल्टीपल इंस्टेंसेस लगा दिए। तो अब यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस लगाने से हमारा वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब बाकी की रिक्वेस्ट इनके पास भी जाने लगी। लेट्स से 100 इसके पास चली गई, 100 इस इंस्टेंस के पास चली गई। तो ये देखा हमने इस पॉइंट टू पॉइंट क्यू का यूज़ केस। अब जो हमारा लास्ट यूज़ केस है वो है रेट लिमिटिंग जैसा कुछ इम्प्लीमेंट करना। अब रेट लिमिटिंग जैसा इम्प्लीमेंट करना, तो इसे हम देखते हैं एक यूट्यूब के एग्जाम्पल से। लेट्स से कि अभी इस वीडियो को बनाने के बाद मैं इसे अपलोड करूँगा, राइट, मुझे इस वीडियो को अपलोड करना है। तो अब ये वीडियो अपलोड होने के पहले और आपके पास पहुंचने से पहले वो वीडियो प्रोसेस होगी, राइट, वो वीडियो प्रोसेस होगी। तो अब वीडियो प्रोसेस होगी तो उसके लिए हमारे पास एक होगी वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस, राइट, एक होगी हमारे पास वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस जो वीडियो को प्रोसेस करेगी, जो वीडियो को S3 स्टोरेज CDN में स्टोर करेगी और वीडियो को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करेगी, डिफरेंट क्वालिटी वर्जन्स में कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस होगी। अब ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब सिस्टम डिज़ाइन या टिकटॉक सिस्टम डिज़ाइन में डिस्कस की हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट टिकटॉक सिस्टम डिज़ाइन और हाउ वी कैन स्टोर वीडियोज़ टू S3 स्टोरेज CDN और कैसे हम फेच करेंगे, तो प्लीज़ रेफर दैट वीडियो। तो क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसे वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस होगी जो वीडियो को प्रोसेस करेगी, डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करेगी, डिफरेंट क्वालिटी वर्जन्स में कन्वर्ट करेगी। और यहाँ पे होगी हमारे पास एक अपलोड सर्विस, एक होगी हमारे पास अपलोड सर्विस जिसके थ्रू मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँगा, जिसके थ्रू मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। अब लेट्स से कि हमारे सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ यूज़र या मिलियंस ऑफ यूज़र आ जाते हैं। तो अब इस केस में मैं यूज़र को ये तो नहीं बोल सकता कि तुम 1 मिनट में केवल एक ही वीडियो पुश करो या 1 मिनट में एक ही वीडियो डाल सकते हो, राइट। हमने क्या बोला कि हमारे सिस्टम में यदि 100 मिलियन यूज़र्स आ जाते हैं, 100 मिलियन यूज़र्स आ जाते हैं, तो मैं यूज़र्स को ये तो नहीं बोलूँगा कि आप 1 मिनट में केवल एक ही वीडियो पुश करना, है ना। मतलब हम यहाँ पे रेट लिमिटिंग तो लगा नहीं सकते, यहाँ हम रेट लिमिटिंग नहीं लगा सकते। तो इससे क्या होगा कि जब ये हमारी अपलोड सर्विस से हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस पे काफ़ी लोड पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100 मिलियन यूज़र्स हैं और एक यूज़र एक साथ 4, 5, 10, 100 कितनी भी वीडियोज़ अपलोड कर सकता है। तो इस वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस पे काफ़ी लोड पड़ सकता है, राइट। और यहाँ हम रेट लिमिटिंग जैसा भी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम यूज़र को ये थोड़ी बोलेंगे कि आप 1 मिनट में केवल एक ही वीडियो डालो। तो 100 मिलियन यूज़र्स के आने से या जैसे ही हमने सिस्टम को स्केल किया, तो सिस्टम को स्केल करने से इनकमिंग रिक्वेस्ट भी बढ़ गई, नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट भी बढ़ गई और एक यूज़र एक साथ 5 या 10 वीडियोज़ भी अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस पे लोड बढ़ सकता है और ये क्रैश कर सकती है इफ़ वी स्केल, और हमारे पास यदि 100 मिलियन यूज़र्स आते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में यहाँ पे हम मैसेजिंग क्यू को लगा देंगे, यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग क्यू को लगा देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग क्यू को हमने लगाया तो इससे क्या होगा कि कोई भी रिक्वेस्ट डायरेक्ट इस वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस को हिट नहीं करेगी, राइट। लेट्स से कि इस वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस की कैपेसिटी है 100 रिक्वेस्ट को, 100 वीडियोज़ को 1 सेकेंड में प्रोसेस करना, और यहाँ पे ये अपलोड सर्विस से आ रही हैं लेट्स से 100 के रिक्वेस्ट। तो मैसेजिंग क्यू लगाने से क्या होगा कि अब कोई भी रिक्वेस्ट, ये इतनी सारी रिक्वेस्ट 100 के रिक्वेस्ट डायरेक्ट इस वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस को हिट नहीं करेंगी, वो सीधे जाएंगी इस मैसेजिंग क्यू में और फिर ये वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे उसकी कैपेसिटी है 100 रिक्वेस्ट, तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग
इन रिक्वेस्ट को या वीडियोस को प्रोसेस कर लेगा। और यदि हमें लगेगा कि हमें ज़्यादा वर्कर्स की नीड है तो हम इस वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस को स्केल कर लेंगे और इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस ले आएंगे, जैसे वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस 1, वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस 2। तो ऐसे हम इसको हॉरिजॉन्टली स्केल कर लेंगे, इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस लगा देंगे। तो ये देखा हमने एक और एडवांटेज मैसेजिंग क्यू का, एक और यूज़ केस इस पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग क्यू का, जहाँ हमने मैसेजिंग क्यू का यूज़ करके इस वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस पे पड़ने वाले लोड को कम कर दिया। और हमने यूज़र को ये भी नहीं बोला कि आप 1 सेकेंड में केवल 5 या 10 वीडियोज़ ही अपलोड करो, तो हमने यूज़र को ऐसा रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया। तो ये देखा हमने एक और यूज़ केस। और अब हम यहाँ पे अपलोड सर्विस को बोल सकते हैं कि आपको जितनी रिक्वेस्ट भेजना है वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस को आप कंटिन्यू भेज सकते हो, क्योंकि वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट तो यहाँ आएंगी नहीं। वो रिक्वेस्ट पहले कहाँ जाएंगी, वो रिक्वेस्ट पहले स्टोर होंगी इस मैसेजिंग क्यू में। तो अब हम इस अपलोड सर्विस से कितनी भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, एज मच एज वी वांट। और भले ही फिर ये वीडियो प्रोसेसिंग सर्विस कितना भी ट्रैफिक ले रहा हो या कितना ही इस पे लोड हो, हम जितनी चाहें उतनी वीडियोस को यहाँ पे पुश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बीच में मैसेजिंग क्यू है। तो ये देखा हमने एक और यूज़ केस इस पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग क्यू का। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे टाइप का मैसेजिंग क्यू, जिसे हम बोलते हैं पब्लिशर सब्सक्राइबर क्यू, पब्लिश सब्सक्राइब क्यू। तो इस पब्लिश सब्सक्राइब क्यू में हमारा आ जाता है काफका। तो ये जो हमारा पब्लिश सब्सक्राइब क्यू है, ये पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल पे बेस्ड है। और पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल क्या कहता है कि जब भी आपका एक सिंगल प्रोड्यूसर हो, जब भी आपके पास एक सिंगल प्रोड्यूसर हो, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर हो और आपके पास मल्टीपल सब्सक्राइबर्स हो, या हम कह सकते हैं कि हमें एक सोर्स से डेटा को ब्रॉडकास्ट करना है टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस, तो हम वहाँ पे पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे दूसरे टाइप का क्यू है पब्लिश सब्सक्राइब क्यू, जिसमें आता है हमारा काफका, तो ये काफका हमारा पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल पे बेस्ड है। और पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल क्या कहता है कि जब भी हमें एक सिंगल सोर्स से, सिंगल पब्लिशर से मल्टीपल सब्सक्राइबर्स को डेटा भेजना हो, मैसेज भेजना हो, तो वहाँ पे हम पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल का यूज़ करते हैं। तो इट्स लाइक ब्रॉडकास्टिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम एक सिंगल सोर्स से अपनी इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। तो इस पब्लिश सब्सक्राइब क्यू में क्या होता है कि हम मैसेजेस को पब्लिश कर देते हैं टॉपिक्स में, और ये टॉपिक्स में हमारे मैसेजेस स्टोर हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे इन्वेंट्री सर्विस एक कंज्यूमर हो गया, नोटिफिकेशन सर्विस एक कंज्यूमर हो गया, पेमेंट सर्विस एक कंज्यूमर हो गया। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं इन टॉपिक्स को। ये कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये सब्सक्राइब करते हैं इन टॉपिक्स को और फिर वो इन टॉपिक्स में से मैसेज को रीड कर लेते हैं। तो ये देखा हमने पब्लिश सब्सक्राइब क्यू। और ये जो क्यू होता है हमारा, ये ब्रॉडकास्टिंग के काम आता है, मैसेजिंग को ब्रॉडकास्ट करने के काम आता है। यदि हमें मल्टीपल सब्सक्राइबर्स को या मल्टीपल सर्विसेज को कुछ मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, तो वहाँ पे हम पब्लिश सब्सक्राइब क्यू को यूज़ करते हैं। तो इसमें आता है हमारा काफका। अब इसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा कि जैसे ही हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है इस ऑर्डर सर्विस का, ये ऑर्डर सर्विस को इन्वेंट्री काउंट भी रिड्यूस करना है, उसको पेमेंट भी प्रोसेस करवानी है, उसको नोटिफिकेशन भी भेजना है यूज़र को। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट टास्क होते हैं ऑर्डर सर्विस के पास। तो ये ऑर्डर सर्विस क्या करती है, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा वो उस इवेंट को, यहाँ से वो इवेंट को इस टॉपिक में भेजेगी, मैसेज को या इवेंट को टॉपिक में भेजेगी। फिर यहाँ पे होते हैं हमारे पास मल्टीपल सब्सक्राइबर्स। तो ये मल्टीपल सब्सक्राइबर्स हमारे टॉपिक्स को सब्सक्राइब करते हैं और फिर ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाती है इन डिफरेंट सर्विसेज में या इन डिफरेंट सब्सक्राइबर्स को। तो ये देखा हमने पब्लिश सब्सक्राइब क्यू। अब हमने क्या देखा, हमने रैबिट एमक्यू को देखा, हमने पॉइंट टू पॉइंट क्यू देखा और दूसरा हमने देखा पब्लिश सब्सक्राइब क्यू। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा रैबिट एमक्यू है और ये काफका है, ये साथ में कैसे काम करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि रैबिट एमक्यू को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, हमने ये भी देख लिया कि हमें काफका को कहाँ पे यूज़ करना है। जब भी हमें इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना होगा, एक सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशन में भेजना होगा, वहाँ हम काफका को यूज़ करेंगे।
और जहाँ भी हमें 1-to-1 इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी वहाँ हम RabbitMQ को यूज़ करेंगे। तो हमने इनके इंडिविजुअल यूजेस तो देख लिए। अब हम देखते हैं कि एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में ये साथ में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए कि जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होगा यहाँ पे ये ऑर्डर सर्विस क्या करेगी, ये इवेंट को पुश कर देगी, ये इवेंट को या मैसेज को पुश कर देगी कहाँ पे, इस काफका में। वो इस मैसेज को या इवेंट को काफका में पुश करेगी, काफका में टॉपिक्स में वो मैसेज या इवेंट स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये काफका का काम क्या है, ये काफका का काम ये है कि ये इन सब्सक्राइबर्स को, इन इवेंट्स को या मैसेजेस को वो भेज दे। तो यहाँ पे ये काफका ऐसे डिफरेंट सर्विसेज को, डिफरेंट सब्सक्राइबर्स को वो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देगी। तो अब काफका का एक काम ये था कि इसको पेमेंट सर्विस को भी इवेंट या मैसेज भेजना था, राइट। तो अब यहाँ पे ये काफका पेमेंट इवेंट्स को भेज देगी, इस पेमेंट सर्विस को। लेकिन अब हमने क्या देखा कि यदि हम स्केल करते हैं, हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ यूज़र्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें स्केलिंग को मैनेज करना होगा, राइट। और अब यहाँ पे जो हमारे पेमेंट के इवेंट्स होंगे, उन्हें तो केवल एक ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, वो होगी हमारी पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पे हमारा केवल एक सिंगल प्रोड्यूसर होगा और सिंगल कंज्यूमर होगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस RabbitMQ को। और RabbitMQ को हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अब हमारे पास एक सिंगल प्रोड्यूसर था और कंज्यूमर भी हमारा एक सिंगल था, जो था पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस के हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, जिसे हम बोलते हैं कंपीटिंग कंज्यूमर्स, लेकिन कंज्यूमर केवल एक ही है, वो है पेमेंट सर्विस। तो फिर यहाँ पे हम RabbitMQ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्केलिंग को मैनेज करना है, वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेज हैं, वर्कलोड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और स्केलिंग को हमें मैनेज करना है। तो फिर यहाँ पे हम ये पॉइंट टू पॉइंट क्यू को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया पॉइंट टू पॉइंट क्यू को, और यहाँ पे हमने यूज़ किया पब सब क्यू को। तो ये देखा हमने कि हम काफका को और RabbitMQ को एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और जो हमारे 2 मैसेजिंग क्यूज़ और हैं, जिसमें आता है हमारा प्रायोरिटी क्यू। ये सिंपली क्या करता है, इसमें क्यू में हम मैसेज की प्रायोरिटी डिसाइड कर देते हैं, प्रायोरिटी डिफाइन कर देते हैं, जिस मैसेज की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे हम इस प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर ये है हमारा डेड लेटर क्यू। तो अब डेड लेटर क्यू क्या करता है कि जो भी रिक्वेस्ट हमारी या जो भी मैसेजेस प्रोसेस नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ सम एरर और फेलियर, तो उन मैसेजेस को हम इस डेड लेटर क्यू में स्टोर करते हैं। तो ये देखिए हमने डिफरेंट टाइप्स के मैसेजिंग क्यू, और हमने देखा कि हमें कहाँ पे कौन सा क्यू यूज़ करना है। हमने RabbitMQ काफका को साथ में भी देखा, इंडिविजुअल भी देखा कि हमें इनको कहाँ पे यूज़ करना है, साथ में देखा कि हम साथ में इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैसेजिंग क्यू की वर्किंग देखी कि ये कैसे काम करते हैं। हमने कोर कंपोनेंट्स देखे मैसेजिंग क्यू के, हमने सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। हमने देखा कि हमें नीड क्यों है मैसेजिंग क्यूज़ की। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। And yes, this is all for this video. We'll see you in the next video. So till then, bye bye, show some love, thanks.